गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 2-3 दिन से ये वीडियो बहुत ही इर्रेगुलर हो जा रही है। कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी आ रही है तो टाइम से नहीं आ रही है और उसके बारे में आपको कुछ अपडेट भी नहीं दे पा रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। इस नाते मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। देखिए, इसके पीछे बहुत सारी वजह थी, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो आपके सामने आती नहीं है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बताया भी ना जाए। लेकिन अब 2-3 दिन हो गया तो इस नाते बताना ज़रूरी हो गया। देखिए, सबसे पहली वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह है द हिंदू। मतलब ये पेपर कभी टाइम से अपलोड करेंगे, कभी कब अपलोड करेंगे कुछ पता ही नहीं। कभी 5 बजे अपलोड करेंगे, कभी 5 बजे के बाद अपलोड करेंगे, कभी अपलोड ही नहीं होता है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ही अनस्टेबल टाइमिंग हो गई है इसकी। इस नाते कभी वीडियो टाइम पे आ जाती है, कभी लेट हो जाती है। अब जब तक पेपर मुझे मिलेगा नहीं, जब तक पेपर ये अपलोड नहीं करेंगे, तब तक उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। दूसरी वजह ये है कि मेरे भैया थे, तो वो चले गए हैं जॉब के सिलसिले में बाहर। जब वो घर पे हैं नहीं, तो एक्स्ट्रा वर्कलोड मेरे ऊपर ही पड़ रहा है। तो उस नाते मुझे वो भी करना पड़ता है, तो ये दिक्कत भी देखने को मिल रही है। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह ये दोस्तों कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ। मतलब मैं सिर्फ़ ये पढ़ाता नहीं यूट्यूब पे, इसके अलावा भी मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं भी कुछ करता हूँ, तो मैं पूरा टाइम इसी पे नहीं दे सकता हूँ। ये तो मेरा एक शौक है, मेरा पैशन है और मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी सुधार आ सकता है, अगर मैं किसी को कुछ बता पा रहा हूँ, तो उससे बेहतर और क्या होगा ज़िंदगी में। तो ये सोच के मैंने ये वीडियो शुरू की थी। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। कई बार घरवाले बोलते हैं कि क्या फालतू में टाइम लॉस कर रहे हो, जब तुमको वो नहीं करना है, तुम्हारा वो मेन पर्पज़ नहीं है तो तुम छोड़ दो, फिर अपना आप देखो जो करना है। एक और चीज़ कि हमारे पास कोई टीम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे साथ 3-4 लोग काम कर रहे हैं, कोई एक टाइप कर रहा है, कोई एक बता रहा है कि आर्टिकल आया है, वो करना है, ये करना है, सिर्फ़ आके मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी है। टीम तो छोड़िए, कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी हेल्प कर दे, ठीक है? मतलब एक भी बंदा ऐसा नहीं है, जिसको अगर मैं कह दूँ कि कॉपी पेस्ट ही मारना, तो ये करने वाला भी मेरे पास नहीं है। मेरे घर पे मेरी एक छोटी सिस्टर और मम्मी है। मम्मी को तो उतना बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और छोटी सिस्टर तो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उसको भी अभी सिस्टम चलाने की जानकारी नहीं है। खैर वो सारी एक अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ या मैं आपको शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें जानने के बाद ये लेक्चर सुनेंगे ना, तो आपके मन में एक सहानुभूति रहेगी मेरे लिए कि यार सर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं ये सारी चीज़ चाहता नहीं। सहानुभूति के साथ आप लेक्चर मत सुनिए। किसी का भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं या किसी भी तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई से जुड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप अपने पढ़ाई को दीजिए। वो आप देखिए भैया, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चलता रहता है, कौन ऐसा है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? तो मेरा पर्सनल इशू है। हाँ, अब देखिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, जो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ। अब या तो मैं ये वीडियो बंद कर दूँ, मतलब जो चैनल था उसको डिलीट मारूँ और चुप मार के अब फिर से अपनी ज़िंदगी में खो जाऊँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसकी टाइमिंग चेंज करूँ और टाइमिंग चेंज करके 10 बजे या फिर 12 बजे करूँ। आप देखेंगे बहुत बड़ी-बड़ी संस्थान जो पूरी टीम के साथ काम कर रही है, जिनके पास पूरा नेटवर्क है, उसके बाद भी वो 12 बजे वीडियो लाती है। हालाँकि मैं किसी के साथ अपनी कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन 12 बजे वीडियो लाना ठीक नहीं है। यार 12 बजे सुबह की न्यूज़ सुनना कितना अच्छा होगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोच रहा था कि 7 बजे 8 बजे तक ले आया करूँ। पर अब इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना कि मुझे लग रहा है लाइफ हैम्पर हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं वीडियो बंद कर दूँ या फिर मैं इस वीडियो को 10 बजे के आस-पास लाऊँ। अब आप लोग को क्या सही लगता है, आप लोग ये बता दीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो चालू रखना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो ईमेल ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग को लगता है कि ये 10 बजे वीडियो आ जानी चाहिए, तो फिर भी बताइए कि 10 बजे वीडियो ले आइए सर, बंद मत करिए इस वीडियो को। जैसा आप लोग को ठीक लगे बताइएगा ज़रूर। वैसे मैं कोशिश यही करूँगा कि अगर 10 बजे मैं कह भी रहा हूँ, तो 10 बजे से पहले हर हाल में अपलोड कर दूँ उसको। 9 साढ़े 9 तक अपलोड कर दूँ, पर कोशिश यही रहेगी मेरी कि साढ़े 9 तक अपलोड हो जाए। अब अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन बन ही जाती है, हर किसी की लाइफ़ में, किसी को नहीं पता कि लाइफ़ में कब क्या हो जाए, कौन सी कंडीशन कब बन जाए। जैसे उस दिन वीडियो नहीं आई थी, तो उस दिन ऐसे ही कुछ कंडीशन बनी थी। अब क्या बताऊँ उसके बारे में, जाने दीजिए। तो ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है लाइफ़ में, तो हमें पता भी नहीं होता है। इस नाते वीडियो लेट हो जाती है, फिर कई बार वीडियो नहीं आई, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। पर अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो 10 बजे आनी चाहिए या वीडियो चालू रखिए, तो ज़रूर कमेंट करिएगा या फिर लाइक करिएगा। मतलब किसी भी तरीके से आप बताइएगा ज़रूर कि ठीक है सर, वीडियो को कंटिन्यू करिए, वीडियो को बंद मत करिए। और अगर आपको लगता है कि 10 बजे लाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, तब भी आप बताइए कि सर बंद कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं 10 बजे लाने का। जो भी आपका सजेशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे फ़ेवर में हो, मेरे अगेंस्ट में भी हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि सर वीडियो बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप दिल खोल के कमेंट करिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ़ ये कहिए कि सर वीडियो 10 बजे लाओ या इसको चालू रखो। अगर आपको लगता है कि बंद कर देनी चाहिए, तो भी आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है? चलिए, लौटते हैं अपने लेक्चर में। दोस्तों, यहाँ पे कल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। ये हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट को लेकर के इतना हो हल्ला मचा, मतलब पूरा बवाल हो गया। इवन इनके ऊपर केस भी दायर हो गया। इनका स्टेटमेंट क्या था? तो दोस्तों, बिहार विधानसभा में जातिगत जो जनगणना हुई थी, उसी को लेकर के बात चल रही थी, बहस चल रही थी। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि महिला सशक्तिकरण के पक्ष में मैं हमेशा से रहा हूँ। महिलाओं को एजुकेट होना अच्छी बात है और महिलाओं को एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो उन्होंने इसी पृष्ठभूमि में एक और स्टेटमेंट बोल दी कि जब वो महिलाएँ हैं सॉरी, जब वो शिक्षित होती हैं, तो वो ये चीज़ भी समझती हैं
सेक्स हमेशा प्रेगनेंसी पे खत्म नहीं होता है। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि सेक्स का रिजल्ट हमेशा प्रेगनेंसी नहीं होती है, और ये बात शिक्षित महिलाएं समझती हैं। यही इनका स्टेटमेंट था जो इनके लिए काल बन गया। फिर पूरे देश में हौला मचा, सारे देश में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। बहुत सारे महिलाओं ने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया और इनके ऊपर केस भी दायर कर दिया गया है। फिर ये सारी चीज़ें जब हुई तो इन्होंने माफ़ी भी माँगी, इन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया है। इन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, और अगर मेरी स्टेटमेंट की वज़ह से किसी को हर्ट हुआ हो, अगर मेरी स्टेटमेंट गलत है, तो मैं उस स्टेटमेंट को, उस वाक्य को वापस लेता हूँ। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, वो गलती है। पर वही चीज़ है कि एक बार अगर तीर कमान से निकल चुकी है, तो फिर उसको वापस नहीं लिया जा सकता। अगर आपने वो स्टेटमेंट दे दी है, फिर आप उसको वापस कैसे ले रहे हो, ये इस बात समझ नहीं आ रही है। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आपने माफ़ी माँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको पता भी चल जाता है कि उन्होंने गलती की, उसके बाद भी माफ़ी नहीं माँगते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में तो आपने सही किया कि आपने माफ़ी माँगी, आपने ये एक्सेप्ट किया कि आपसे गलती हुई। अगर किसी की भी वजह से किसी की भावनाएँ आहत हो रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि भाई आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर मेरी ही वजह से आप में से किसी की भावनाएँ आहत होती हों, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। क्योंकि हम समझाने के परिप्रेक्ष्य में क्या बोल जाते हैं, कई बार हमें भी नहीं पता होता है कि ये चीज़ हमारे दिमाग में कैसे आ गई। वो बोलते-बोलते दिमाग में आती है और हम फिर बोलते चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आवेग में, इमोशन में आदमी बोलता चला जाता है। तो इन्होंने महिलाओं के बारे में यही स्टेटमेंट दिया था कि जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, वो ये जानती हैं कि सेक्स हमेशा प्रेगनेंसी पे खत्म नहीं होता है। उसके बाद से ये सारा बवाल देखने को मिल रहा है। हालाँकि इन्होंने माफ़ी माँग ली है, पर यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इनकी आलोचना की कि आपने ये क्या कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये चीज़ बहुत ही गलत कही आपने। इस तरीके से इनकी भी आलोचना की गई है। ये रहा आपके जीएस 4 का क्वेश्चन। यहाँ पे बात की जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। महिलाओं को जागृत होना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। किसने कहा? तो कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसमें करना क्या आपको? मतलब ये स्टेटमेंट आपको दे दी गई। अब इसमें ये पूछा जा रहा है ना कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इससे क्या समझते हैं? तो यानी कि इसको लेकर के आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आप कह सकते हैं व्याख्या करनी है। तो इसको लिखिएगा, कोशिश करिएगा। और ये टॉपिक ऐसा है ना, मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप उठा के पेपर देख लो, शायद ही कोई ऐसा साल बीता होगा जहाँ पे आपको महिलाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखने को ना मिले। चाहे वो एक ही क्वेश्चन हो, चाहे सिर्फ 10 नंबर का, पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यार इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करो ना। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से आपको स्टेटमेंट मिल गई महिलाओं से जुड़ी हुई, और किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से आप कोट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट डे की, तो आज है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे। ये प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, सभी के लिए न्याय तक पहुंच, कानूनी जागरूकता के माध्यम से हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना। आज एक और इम्पॉर्टेंट डे है, इसको कहते हैं विश्व उपयोगिता दिवस, वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे। ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो नवंबर का दूसरा गुरुवार जो पड़ता है तब मनाया जाता है, और इस बार ये कब पड़ रहा है? तो 9 नवंबर को पड़ रहा है। इस नाते इसको 9 नवंबर को मनाया जा रहा है 2023 में। उपयोगिता का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का अच्छे तरीके से यूज़ करना, पॉजिटिव वे में यूज़ करना, वही उपयोगिता होती है। तो ये उपयोगिता दिवस मनाया जा रहा है इस बार 9 नवंबर को। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी, लॉस एंड डैमेज फंड, नुकसान और क्षति कोष। ये एक बार तब चर्चा में आया था जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, और पाकिस्तान ने ये कहा था कि मुझे पैसे चाहिए विकसित देशों से, जैसे कि आप कह सकते हैं यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इनसे कहा था कि मुझे पैसे चाहिए। किस बेस पे कहा था? तो इस बेस पे कहा था क्योंकि इसने ये कहा था कि जो मेरे यहाँ पे बाढ़ आई है, वो बाढ़ जलवायु परिवर्तन के नाते आई है, जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम देखने को मिल रहा है, इस नाते मुझे आप लोगों से पैसे चाहिए। तो ये किस बेस पे पैसे मांग रहा था? ये इस बेस पे पैसे मांग रहा था क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है, जो विकसित देश है, इन्होंने ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। और जब इन्होंने कार्बन उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, तो उसकी वजह से आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपने ज़्यादा यूज़ किया था, तो ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा आपकी बनती है ऐतिहासिक रूप से। तो इसी बेस पर ये पैसे माँगे जाते हैं। तो इसको जो बनाया गया था लॉस एंड डैमेज फंड को, ये इसी के आधार पे बनाया गया था कि जो भी विकसित राष्ट्र हैं, जिन्होंने उत्सर्जन में ज़्यादा योगदान दिया है ऐतिहासिक रूप से, वो कुछ पैसे देंगे, कुछ टेक्नोलॉजी देंगे जो विकासशील देश हैं सामान्यतः, क्योंकि विकासशील देशों के पास ना तो उपलब्ध संसाधन होते हैं, ना तो पर्याप्त संसाधन होता है, और ना ही तकनीकी होती है ताकि वो जलवायु परिवर्तन से निपट सकें। इसी नाते आप देखेंगे कभी भी विकासशील देशों में जब भी कोई आपदा आती है, तो वहाँ पे नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। तो इसी बेस पर ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था। तो इस आर्टिकल में उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जलवायु संकट गहराता जा रहा है, जैसे जैसे पर्यावरण का नुकसान बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिल रही है, वैसे वैसे दो शब्द लगातार चर्चा में बने हुए। कौन? एक तो अनुकूलन हो गया, और दूसरा क्या होगा? नुकसान और क्षति। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया कि अनुकूलन क्या होता है और नुकसान और क्षति क्या होता है। बताया गया कि अनुकूलन जो है, इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या तात्पर्य है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, जीवित रहने की कला है, जिसके द्वारा समुदाय और देश जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए तैयारी करने और उनका सामना करने के लिए जानबूझकर विकल्प चुनते हैं। दूसरा इसके विपरीत LND, वही लॉस एंड डैमेज, जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है।
ऐसे प्रभाव जिन्हें अनुकूलन प्रयासों के माध्यम से टाला या कम नहीं किया जा सकता। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक टर्म देखेंगे अनुकूलन। अनुकूलन का क्या मतलब आप देखेंगे कि किसी चीज़ के प्रति अनुकूलित हो जाना। यानी जैसे अगर कहीं पे बाढ़ आ रही है तो हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें कि बाढ़ आए भी तो हमें दिक्कत देखने को ना मिले, बाढ़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये हो गया अनुकूलन। और यहाँ पे दूसरा जो लॉस एंड डैमेज बताया जा रहा है, लॉस एंड डैमेज का ये मतलब है कि जलवायु परिवर्तन इस तरीके से हो चुका है कि अब आप कुछ भी कर लो, आप नाक रगड़ लो, अब आप उसको रोक नहीं सकते हो। अगर वहाँ पे चरम वर्षा होनी है तो होनी है, बाढ़ आ रही है और बाढ़ की वजह से नुकसान होना है तो होना, भूकंप आ रहा है तो भूकंप की वजह से नुकसान होना है तो होना। तो उस चीज़ को जब आप रोक नहीं पाओगे, अपरिवर्तनीय स्थिति में पहुँच जाएगा, तो उसी को कहा जा रहा है लॉस एंड डैमेज। बात की जा रही है इनमें वास्तविक नुकसान शामिल है, जो मौद्रिक मूल्य से परे हैं। अब जैसे देखिए कभी भी बाढ़ आती है या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, इस तरीके की कोई भी घटना हमें देखने को मिलती है, तो हम यही कहते हैं कि कितने लोग की जान चली गई, इतने लोग की जान चली गई। कभी हम ये नहीं देखते हैं कि कितने लोग का मकान चला गया, उसकी आर्थिक क्षति क्या हुई। कभी हम ये नहीं देखते कि जहाँ पे बाढ़ आई थी, वहाँ पे जैव विविधता के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। कभी हम ये नहीं देखते हैं कि जो वहाँ पे जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं और उसके अलावा कई बार हम ये भी नहीं देखते कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई ए नाम के व्यक्ति थे, ये बहुत अमीर थे, लेकिन बाढ़ आई, इनका घर गया, इनकी कंपनी गई, इनके सारे पैसे चले गए, कार वार सब डूब गई। अब ये बाढ़ के बाद क्या उसी तरीके से रह पाएंगे? अब तो ये गरीब आदमी हो गए, एकदम भिखमंगे हो गए। तो ये इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा ये कोई अंदाजा लगा सकता है? और फिर ये तो चलो इनका पैसा गया, लेकिन अब इनके मेंटल स्टेटस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके आप कह सकते हैं मानसिक स्तर पर क्या दबाव पड़ेगा, आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो लॉस एंड डैमेज है, इसमें आर्थिक नुकसान, उसके अलावा मानव हताहत और उसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र और सांस्कृतिक विरासत का क्षरण शामिल है। अब जैसे सांची का स्तूप है, भगवान न करे कि कभी बाढ़ आए और सांची का स्तूप पूरा का पूरा ढह जाए, पूरा अपने साथ बाढ़ बाढ़ बहा के लेके चली जाए, तो बताया हम उसको कहाँ खोजने जाएंगे, उसको फिर से कैसे हम उसको डेवलप करेंगे? तो हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी क्षरण हो जाएगा। ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब ये जलवायु परिवर्तन के नाते बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन एल एंड डी में इसको भी शामिल किया गया। लॉस एंड डैमेज में इन सारी चीज़ों को काउंट करके चला जाता है। अब यहाँ पे वही बात करिए कि हानि एवं क्षति निधि क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है। तो चीज़ मैंने आपको पहले बताई। ऐतिहासिक प्रदूषण के लिए समृद्ध राष्ट्रों ने अपनी जवाबदेही स्वीकार करने का आह्वान 30 वर्ष से अधिक पुराना है। ऐतिहासिक प्रदूषण ने दुनिया की औसत सतह के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा दिया है और वर्तमान में दुनिया भर में नुकसान पहुंचा रहा है, खासकर सबसे गरीब देशों में। कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो आप देखेंगे कि जो सबसे निम्न तबका होता है समाज का, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से जो विकासशील देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है, इससे निपट लेंगे। लेकिन जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, जो अभी विकास की प्रक्रिया में लगे लगातार बने हुए हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। 2013 में वार्सा, पोलैंड में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी में पार्टियों के 19वें सम्मेलन COP19 में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से LND फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। तो आपसे बहुत अच्छा स्टेटमेंट बन जाएगी। पहली बार औपचारिक रूप से कहाँ पे सहमति व्यक्त हुई थी? तो ये 2013 का जो वार्सा सम्मेलन था। कौन सा कॉप था? तो ये COP19 था। ये भी आपको याद रखना है। इसे आर्थिक रूप से विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा था, जो जलवायु परिवर्तन के कारण LND पर खर्च कर रहे थे। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि सामान्यतः इसको विकासशील देशों के लिए बनाया जा रहा था, ताकि उनको पैसा भी दिया जा सके और तकनीकी भी दी जा सके। क्योंकि जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान के यहाँ पे जब बाढ़ आई, तो पाकिस्तान के पास उतनी कंडीशन है नहीं कि वो अपने आप निपट सके। भारत तो फिर भी बहुत अच्छी दिशा में कि हम निपट लेंगे, अपने आप ही निपट लेंगे। पर भैया ऐसे जो देश है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनका क्या होगा? इस नाते सारी चीज़ें देखी जा रही थी। COP25 में LND के लिए सैंटियागो नेटवर्क भी स्थापित किया गया था, लेकिन देशों ने कोई फंड नहीं दिया। इसके बाद COP26 में फंड पर अगले 3 वर्षों में चर्चा जारी रखने के लिए LND के लिए वित्त पर ग्लासगो संवाद की स्थापना की गई। COP27 कहाँ पे हुआ था आप बताएंगे? अगर आप लोग को याद हो तो ये हुआ था ग्लासगो में। अंततः नवंबर 2022 में COP27 में गहन बातचीत के बाद UNFCCC के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने LND, वही लॉस एंड डैमेज, बार बार वो बोलने की क्या चीज़ है, LND फंड और एक ट्रांजिशनल कमेटी TC, इसको याद रखिएगा, बार बार ये नाम पूरा नहीं आएगा, ट्रांजिशनल कमेटी, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आएगी TC, स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फंड के तहत नए फंडिंग तंत्र कैसे संचालित होंगे। यानी कि यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई थी उसका क्या काम था? उसका काम ये था कि ये देखे कि जो फंड दिया जाएगा वो फंड कैसे काम करेगा, किसको दिया जाएगा, किस बेस पे दिया जाएगा, और कैसे जो देश होंगे वो कैसे इसमें योगदान करेंगे और किन देशों को ये बांटा जाएगा। TC को सिफारिशें भी तैयार करनी थी जिन पर देश विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और संभावित रूप से COP28 द्वारा अपनाएंगे। लेकिन अब तक TC की 4 बैठकें बिना किसी स्पष्ट सिफारिशों के संपन्न हो चुकी हैं। बताइए, 4 बैठक हो गई है और अभी तक इसमें कोई स्पष्ट सिफारिश निकल के नहीं आई है। मतलब बैठते हैं लोग, खाना पीना खाते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। TC बैठकों में गतिरोध के क्या कारण रहे हैं? बात करें TC
वो इसकी जो चौथी बैठक हुई कहाँ पे हुई थी, तो 20 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई, जिसमें एल फंड के संचालन पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं थी। विवाद की मुख्य जड़ क्या है, विवाद की मुख्य वजह क्या है, तो विश्व बैंक में फंड की मेजबानी होगी, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, सीबीडीआर, सीबीडीआर, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि सबका लक्ष्य समान है। लक्ष्य क्या है कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर से जो हमारा तापमान है पृथ्वी का, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रोकना है, लेकिन इसके लिए सबको अलग अलग भूमिका निभानी पड़ेगी। जो विकसित देश हैं इन्होंने ज्यादा यूज किया, इन्होंने ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया, तो इनको भूमिका अधिक निभानी पड़ेगी। इसी तरीके से जो विकासशील देश हैं इन्होंने कम उत्सर्जन किया, तो इनको भूमिका कम निभानी पड़ेगी। इसको ऐसे समझिए जैसे घर पे मान लीजिए कि घर पे 4 लोग हैं कमाने वाले, एक कमा रहे हैं 2 लाख, एक कमा रहे हैं 1 लाख, एक कमा रहे हैं 50,000, एक कमा रहे हैं 75,000। तो जैसे जैसे कमा रहे हैं इसी अनुपात में ये घर पे भी योगदान दें कि अगर ये 2 लाख कमा रहे हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा दे दें, ये 1 लाख कमा रहे हैं तो ये थोड़ा और इनसे कम दे दें, फिर ये 50 कमा रहे हैं तो ये इनसे भी कम दे दें, ये 75 कमा रहे हैं ये इनसे कम दे दें और 50 वाला सबसे कम दे दें। इस तरीके से इसी अनुपात में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन्होंने ज़्यादा योगदान दिया था कार्बन उत्सर्जन में, जिन्होंने ज़्यादा योगदान दिया जलवायु परिवर्तन में, वो ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा निभाएँ। जैसे कि विकासशील देश ना होकर के विकसित देश, और जो विकासशील देश हैं, वो कम ज़िम्मेदारी निभाएँगे। यही है समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियाँ। जलवायु क्षतिपूर्ति और फंड के लिए सभी विकासशील देशों की पात्रता के मूलभूत सिद्धांत से संबंधित थी। टीसी4 बैठक में उन मुद्दों पर मतभेदों ने विकसित और विकासशील देशों के बीच दरार और गहरा कर दिया। अबू धाबी में टीसी यानी टीसी5 की अचानक 5वीं बैठक कुछ दिन पहले संपन्न हुई और सिफारिशों का एक सेट तैयार किया गया है और COP28 को भेज दिया गया है। टीसी5 मूल एजेंडे में नहीं था। यह इस बात का संकेत है कि एल ने कितना विरोध किया था। फंड जारी है। टीसी5 बैठक में विकासशील देशों ने विश्व बैंक वित्तीय मध्यस्थता कोष द्वारा 4 साल की अंतरिम अवधि के लिए एक नए समर्पित और स्वतंत्र सचिवालय द्वारा प्रदान की जाने वाली निधि को स्वीकार कर लिया है। हालांकि विश्व बैंक ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। वह इच्छुक है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वह अत्यधिक ओवरहेड शुल्क लेता है, यानी कि जो ये पैसा देगा ना तो उस पर ब्याज भी अच्छे से लेगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो टीसी की बैठकें हो रही हैं ट्रांजिशनल कमेटी की, वो अभी तक कोई बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए, इनके बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई है, इनको लेकर के कई सारे विरोध देखने को मिल रहे हैं और ये अभी तक ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, तो ये लोग क्या कहते हैं कि हम फंड क्यों दे यार, हम नहीं देंगे पैसा, जो करना हो कर लो, तुम अपना पैसा कमाओ, अपना खर्चा करो, हम पैसा नहीं देने वाले हैं। ये चीज़ कहते हैं ये लोग। तो फिर ये दिक्कत तो देखने को मिलेगी ही। और अगर मान लीजिए ये लोग पैसा नहीं देंगे, तो जैसे मान लीजिए ब्राज़ील, अब यहाँ पे अमेज़न के फॉरेस्ट वन पाए जाते हैं। अगर ये लोग ना दे पैसा और ब्राज़ील कहे कि भैया आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, मुझे अपना आर्थिक विकास करना है, तो मैं चल रहा हूँ अमेज़न के जंगलों को काटने। अब आप सोचो कि उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। अगर किसी पृथ्वी का फेफड़ा ही काट देंगे, तो पृथ्वी जीवित कैसे रहेगी? तो पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा ताकि उसके यहाँ पे आर्थिक विकास भी ना रुके और ये जो अमेज़न का जंगल है, वो भी सेफ रह सके। तो इस नाते हमें ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन अमेरिका इस चीज़ से पीछे भागता नज़र आता है हमेशा। अब ऐसे ही करेंगे तो हर देश ये कहेगा कि ठीक है, फिर हम जलवायु परिवर्तन में शामिल नहीं होंगे। हम अपने विकास के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे तुम विकसित होगे, हम भी विकसित हो जाएँगे। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। इस नाते इनको ये चीज़ समझनी चाहिए और साथ में मिलके काम करना चाहिए। इस नाते यहाँ पे ये कोई आपसी समझौता नहीं बन पाया और ये बाध्यकारी समझौता ना बन करके स्वैच्छिक समर्थन बन गया। क्या नहीं है, इसका मन करेगा तो ये देगा, इसका मन करेगा तो नहीं देगा, कोई बाध्यकारी ज़िम्मेदारी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक और दिक्कत देखने को मिल रही है कि फंड का आकार कितना हो गया, यानी कि कितने बिलियन या कितने मिलियन पैसा डाल जाएगा, टोटल कितना अमाउंट होगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही, तो ये भी दिक्कत देखने को मिल रही है। वर्तमान मसौदा केवल विकसित देशों से धन उपलब्ध कराने का आग्रह करता है और उन्हें आमंत्रित करता है, यानी कि उनको ये रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग धन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए ताकि वो लोग भी अपना देख सकें। बाकी उससे ज़्यादा, सॉरी दोस्तों, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहता है, यानी कि बाध्यकारी रूप से लागू नहीं करता है। बात करें इस परिणाम के निहितार्थ क्या है, तो टीसी5 परिणाम समृद्ध और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के संबंध में विश्वास की गहरी कमी को उजागर करता है, जिससे अमीर और गरीब देशों के बीच एक बड़ा विभाजन पैदा होता है, विशेष रूप से जलवायु क्षतिपूर्ति के संबंध में। जब ये पैसा नहीं देंगे, अमेरिका जैसे देश कहेंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच, जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, इनके बीच आप देखेंगे गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आएगा। इच्छित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में धनी देशों की अनिच्छा वैश्विक जलवायु वार्ता में विश्वास को कम करती है और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए आवश्यक सहकारी भावना को बाधित करते हुए, चीज जो मैंने आपको ब्राजील वाला एग्जांपल देकर समझाया, बस वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि अगर ये देश ऐसे करेंगे, जो विकसित देश हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, ये ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो फिर जो विकासशील देश हैं वो भी अपने आप ही इस तरह के काम करना शुरू कर देंगे। वो कोयले से बिजली बनाएंगे, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करेंगे ताकि उनका देश विकसित हो जाए। उसमें उनकी क्या गलती है? वो अपने देश को विकसित करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर जलवायु जो परिवर्तन जैसे जो अवधारणा लेके आप आए हैं ना, वो काम नहीं कर पाएगी। जलवायु परिवर्तन वाली अवधारणा फेल हो जाएगी, बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाएगी। इसलिए जो विकसित देश हैं उनको आगे आकर के ये भूमिका निभानी चाहिए। बात की जा रही है तत्कालिक कूटनीति और विश्वास संबंधित नतीजों से परे एल फंड की कमी के व्यापक प्रभाव है। ये जलवायु न्याय के लिए खतरा है और विकासशील देशों में कमजोर समुदायों की पीड़ा को बढ़ा देता है। इन समुदायों ने वैश्विक उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान दिया है,
लेकिन जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहे हैं। यानी कि जो इन्होंने न्यूनतम योगदान दिया कार्बन उत्सर्जन में, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम किया इन्होंने, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? तो इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर? विकासशील देशों के ऊपर। पानी कम होने से मानवीय संकटों की संख्या भी बढ़ सकती है, जिसमें भोजन की कमी देखने को मिल सकती है, लोगों का विस्थापन हो सकता है, संघर्ष भी शामिल हो सकता है और समुदायों को बिगड़ती जलवायु और उसके परिणामों से स्वतंत्र रूप से निपटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अब देखिए सिंपल सी बात है ना कि कोई एक क्षेत्र है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के नाते पानी की कमी हो जाए, अब ये लोग क्या करेंगे? इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाएँगे, वहाँ पे रहने को मिलेगा, नहीं रहने को मिलेगा, कैसी कंडीशन है, कैसे नहीं। अब मान लीजिए ये लोग यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह पे गए, अब यहाँ पे कोई इनको मिल गया बहकाने वाला कि किसी का मर्डर कर दो, तो तुम्हारे यहाँ पे हम पैसे दे देंगे। इस तरीके से ये भी संभावना बढ़ जाती है, अपराध की संभावना बढ़ जाती है। समर्थन के अभाव का विकासशील और विकसित दोनों देशों पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। एक क्षेत्र में वित्तीय संकट, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट ये बताया है कि अगर आप समर्थन नहीं करेंगे, चलिए ठीक है आप समर्थन नहीं करते हैं, तो विकासशील देशों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर विकासशील देशों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था गिरेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो विकसित देश हैं उनकी भी अर्थव्यवस्था गिरेगी। तुम्हारी मार्केट है कहाँ भैया, जरा बताना तो। बड़े बड़े देश जो है, यूएसए हो गया और रसिया कह सकते हैं आप, चाइना कह सकते हैं, इनकी मार्केट है कहाँ? इनकी मार्केट भारत में ही तो है। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर विकासशील देशों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो विकसित देश हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब भी वैश्विक आर्थिक मंदी आती है तो सबके ऊपर इम्पैक्ट डाल के जाती है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। पर्याप्त एल&डी फंड के बिना पर्यावरणीय गिरावट और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान को संबोधित करने की क्षमता भी सीमित होगी, जो पर्यावरणीय संकट को और खराब कर देगी, जिससे पृथ्वी को अपरिवर्तनीय नुकसान होगा। अंत में जलवायु परिवर्तन प्रेरित अस्थिरता के सुरक्षा निहितार्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि कमजोर देशों में संघर्ष और तनाव उभरते हैं और सीमाओं को पार फैलने का खतरा होता है। अब ये बात कह रहे कि एल&डी फंड जो है जलवायु न्याय कैसे सुनिश्चित करेगा? तो जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने का प्रयास करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि अनुकूलन और एल&डी परस्पर अनन्य अवधारणाएं नहीं, यानी कि दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। वे जलवायु लचीलेपन की निरंतरता पर मौजूद हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के हमारे सामूहिक प्रयासों में दोनों का स्थान है। बात कह रहे कि जो एल&डी फंड है, इसकी कल्पना वैश्विक जलवायु कार्रवाई के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में की गई थी। यह मानते हुए कि जलवायु परिवर्तन के कुछ परिणाम अपरिवर्तनीय हैं और कमजोर देशों की क्षमता से परे हैं, इस नाते इसकी स्थापना की गई थी कि कुछ ऐसे परिणाम हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के, इनको विकासशील देश या कमजोर देश अपने से निपट ना सके, तो इसमें हम लोग योगदान देंगे, हम उसको निपटने में सहायता करेंगे। लेकिन अब वो कर नहीं रहे हो, अब अपनी बात से मुकर रहे हो, तो वो चीज़ देखने को मिल रही है। इसलिए जलवायु न्याय प्राप्त करने के लिए अमीर देशों को उत्सर्जन को कम करने और उचित के अनुरूप वित्त प्रदान करने के अपने दायित्वों को पूरा करना होगा और इस प्रकार बदलते जलवायु के सामने समानता, न्याय और एकजुटता के सिद्धांतों को बनाए रखना होगा। अन्यथा वैश्विक जलवायु कार्रवाई पटरी से उतर जाएगी, जिससे इस महीने के अंत में पहले से संकटग्रस्त COP28 वार्ता पर और अधिक दबाव पड़ेगा। दोस्तों ये आईसीसी की जो ओडीआई रैंकिंग होती है, इसमें पहले स्थान पर बैट्समैन की कैटेगरी में शुभमन गिल भाई साहब आ गए हैं और बॉलर की कैटेगरी में मोहम्मद सिराज आ गए हैं। दोनों के चेहरे की खुशी देखो, कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रहे हैं पहले रैंक पे आके। बस आपको याद रखना है, यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन कतई नहीं पूछता है। वही चीज़ है कि वनडे एग्जाम हो गया या फिर स्टेट पीसीएस हो गया, तो आपसे जनरली ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की, ये कहाँ पे हुई थी? तो बैंकॉक में हुई थी। तो इसमें जो हमारी भारतीय महिला टीम है उसने क्या जीता है? तो उसने भी ब्रॉन्ज जीता है और जो पुरुष की टीम है कंपाउंड वाली, उसने भी ब्रॉन्ज जीता है। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे हुई थी और हमारे दोनों कैटेगरी में कौन कौन से पदक आए हैं। तो ब्रॉन्ज पदक आए हैं दोनों कैटेगरी में। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन रिकर्व वुमेन्स टीम का, यानी कि जो भारतीय महिला रिकर्व की टीम है, उन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है और जो पुरुष की टीम है कंपाउंड वाली मिक्स वाली, उन्होंने भी यहाँ पे आपका ब्रॉन्ज ही जीता है। तीरंदाजी की चैंपियनशिप थी, कहाँ पे रखी गई थी? तो बैंकॉक में रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आर्टिकल तो बहुत थे, उसको हम धीरे-धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। वैसे आप लोग मुझे ये बताइएगा कि वीडियो को चालू रखना है फिर बंद कर दूँ? 10 बजे लाना ये वीडियो ठीक है, फिर बंद करना ठीक है? जैसा आप लोग को लगे। देखिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, हर चीज़ मज़ाक में नहीं ली जा सकती। अगर आप में से किसी भी एक पर्सन को लगता है कि वीडियो चाहिए, चाहे भले से वो 10 बजे आए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा या फिर लाइक करिए या फिर किसी भी तरीके से आप ये बताइए कि वीडियो चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए, 10 बजे लाने का कोई मतलब नहीं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर नहीं चाहिए, रहने दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएँ आहत हुई हों, तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। इसी तरह की सपोर्ट बनाए रखिए। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो।